हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, जिसका मेन रीज़न ये था कि भाई पेपर भी सामने हैं। तो सबकी जो है कुछ ना कुछ तैयारियां चल रही होंगी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई। अब मेरे को टाइम लग गया है, तो मैं इसका फाइनल पार्ट लेके आ रही हूँ, जो कि है लगभग 131 क्वेश्चन से लेकर 140 क्वेश्चन तक का पूरा पार्ट है। तो बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से शुरू करते हैं। अभी तक आपको ये भी पता होगा कि एग्जाम डेट भी आ चुकी है, बस केवल और केवल सब्जेक्ट नहीं आए हैं कि किस दिन कौन सा एग्जाम होने वाला है। एग्जाम भी हमको पता है 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक एग्जाम होने वाले हैं। अब ये नहीं पता कि कौन सा एग्जाम किस दिन होगा, ये हमें कोई डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक एग्जाम होने वाला है। तो बिना इधर उधर की बात करें, फटाफट से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है, और मैंने भी जो है अपना बैचलर मास कम्युनिकेशन से किया है, मास्टर्स भी मास कॉम से किया है। और अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं मीडिया में, तो मुझे 3 से 3.5 साल का लगभग एक्सपीरियंस है मीडिया सेक्टर में, जहाँ पे मैंने एंकरिंग, फील्ड रिपोर्टिंग, न्यूज़ कंटेंट राइटिंग, इन सब में काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का मुझे BFIT कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। वर्कशॉप्स भी मैंने कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है वह उसका सर्टिफिकेट तक लिया हुआ है और बनाया भी हुआ है। उसके अलावा मैं आपको एकेडमिक अचीवमेंट की बात करूं, तो अभी रिसेंट में ही जून 2025 में मैंने अपना नेट क्वालिफाइड किया है। सो बिना इधर उधर की बात करें, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, 131 क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हु प्रोक्लेम द क्रेडो ऑफ द प्रेस, कमेंट इज फ्री बट फैक्ट आर स्केयर्ड। यानी कि ये कमेंट किसने कहा कि कमेंट जो होते हैं वो फ्री होते हैं, और फैक्ट जो होते हैं वो डराने वाले होते हैं, स्केयर्ड होते हैं। ये बात किसने कही है? ये कही है सीपी स्कॉट ने, बिल्कुल सही। सीपी स्कॉट ने कही। सीपी स्कॉट ने क्यों कही ये बात? क्योंकि उनकी ये स्टेटमेंट है, वो एक मर्चेंडाइजर हैं और गार्डियन हैं, और इन्होंने 1921 में ये बात कही, कमेंट एक फ्री है ना कि स्केयर्ड है। अगर इसके थोड़ा सा हम मीनिंग की बात करें, देखो अब मीनिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या कहते हैं। जर्नलिज्म के एथिक्स से कहते हैं कि ओपिनियन को शेयर करना, और रिस्पेक्टफुल के साथ शेयर करना, ट्रूथफुलनेस के साथ चीज़ों को शेयर करना, ये सब बताया जाता है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस होनी चाहिए, ये सारी बातें हमारे जर्नलिज्म के एथिक्स में कही गई है। बट अब हम बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस को भी देखते हैं, जैसे कि वीटी स्टीड। वीटी स्टीड कौन है? वीटी स्टीड भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, जिनका जो कि एडिटर रहे हैं पॉल मॉल गजिटी के। किसके? पॉल मॉल गजिटी के, ठीक है। और इनका एक फेमस कैंपेन है जो कि 1885 में इन्होंने चलाया था, द मैदान ट्रिब्यून ऑफ मॉडर्न बेबीलोन। क्या है? द मैदान ट्रिब्यूट ऑफ मॉडर्न बेबीलोन, जिसमें उन्होंने चाइल्ड चाइल्ड को किस तरीके से चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन फैल रहा है उसको एक्सपोज किया था इस कैंपेन के अंदर, ठीक है। अब एक लॉ भी था यहाँ पर, लगा लो जैसे क्रिमिनल प्रोसेस, हमने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है ना 1885 का, तो वो लॉ भी यहाँ पर अमेंड किया गया था। अब हम बात करते हैं विलियम हैजलिट की। किसकी? विलियम हैजलिट की। ये एक क्रिटिक है, फिलोसोफर है, आर्ट्स वगैरह लिखी है इन्होंने। इनका फेमस वर्क क्या है? टेबल टॉक द स्प्राइट ऑफ द एज। क्या है? टेबल टॉक द स्प्राइट ऑफ द एज। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, मैंने बताया नहीं, एक फिलोसोफर है, क्रिटिक है, यानी कि सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सन है। ओके। जॉन कैंपबेल कौन है? जॉन कैंपबेल ये एडिटर हैं न्यू टाइम्स के, और इनके नाम से ही एक केस भी है, फेमस केस है, वो है कैंपबेल केस, जो कि 1834 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि चार्जेस वगैरह लगा दिए गए थे, सेडिशन के, सेडिशन मतलब विद्रोह के चार्जेस वगैरह लगा दिए गए थे कैंपबेल के ऊपर। और उसके बाद इनको एक जो चार्टिस्ट मूवमेंट थे उनके थ्रू एक टाइटल भी दिया गया था, लंदन वर्किंग मैन एसोसिएशन के थ्रू इन्हें एक टाइटल भी दिया गया था। मतलब इनके ऊपर ना सेडिशन का अपराध भी लगाया गया है, ये है टोटल तरीके से। और इनका कोई लेना देना नहीं है फ्रीडम ऑफ फ्री ऑफ कमेंट इज फ्री वाले कोड से, इनका कोई लेना देना नहीं है, सिंपल बात है।
तो अभी जैसे मैं, हाँ एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक जिसने टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो मैं टेलीग्राम में भी मेरा एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर रखा है जो कि है लास्ट मोमेंट पोल के नाम से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं कुछ एमसीक्यू बना के वहां पर डालती रहती हूँ, जिसमें आप अपने जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो, कि आपका क्या लेवल चल रहा है, क्या चल रहा है, वहां से आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हो। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 132 की। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं और उसका पर्पस दिया हुआ, क्या दिया है, इंस्टीट्यूशन दिया है और उसका पर्पस दे रखा है। देखो, ललित कला अकेडमी, कौन सी अकेडमी, ललित कला अकेडमी। नाम से पता लग रहा है कला अकेडमी, यानी कि अ, हमारी फाइन आर्ट की, आर्ट्स की एकेडमी, यानी कि ए का तो सेकंड होगा। ठीक है, ए का सेकंड होगा। संगीत का क्या है, संगीत यानी म्यूजिक सॉन्ग, ये सारी चीजें होंगी प्रमोट करना, तो बी का वन होने वाला है। अब सी देखो, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी यानी कि कैसी एकेडमी, साहित्य वाली, तो ये क्या हो जाएगा, लिटरेचर, साहित्य को क्या बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं इसीलिए। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि थिएटर, ये ड्रामा ड्रामा सब वही होता है, तो उसके हिसाब से तो इसका आंसर वन होना है। आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, ललित कला अकेडमी जो है ये, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कब आई थी, 1954 में आई थी। कब आई थी, 1954 में आई थी। अब इसका पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि सामने वाले उस पर्सन को यह अंडरस्टैंड कराना चीजों के बारे में, जैसे हमारी कलाएं हैं, हमारे हाथ से लिखी हुई कलाएं हो गई, पेंटिंग हो गई, फाइन आर्ट हो गया, इन सब के बारे में बताना, प्रोपगेट करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पुराने जमाने में कुछ हाथ से बनाई हुई स्कल्पचर्स हैं, कुछ मूर्तियां हैं, कुछ क्रिएचर्स हैं, तो वो चीजें को बताना ललित कला अकेडमी का काम है। 1954 में आई है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी थोड़ा सा, ललित, ललित मतलब होता है आर्टिस्टिक यानी कि ब्यूटीफुल, फाइन आर्ट, ललित मतलब क्या हो गया, फाइन आर्ट, और कला मतलब आर्ट हो गया, ललित मतलब ब्यूटीफुल चीजें, आर्टिस्टिक चीजें। ठीक है। अब सेकंड क्या था, संगीत नाटक एकेडमी। याद रखना, संगीत नाटक एकेडमी 1953 में फाउंड की गई थी। कब, 1953 में। इसका काम क्या है भाई, संगीत है, संगीत है, नाटक है, तो इसका मतलब डांस ड्रामा ये सारी चीजें होंगी यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, डांस होगा, ड्रामा होगा, तो ये इसका पर्पस हो गया। और म्यूजिक के क्षेत्र में इसका मतलब, संगीत यानी म्यूजिक, और ड्रामा मतलब परफॉर्मिंग आर्ट, जहाँ पे आर्ट वगैरह परफॉर्म की जाती है। ठीक है। अब देखो अगला है साहित्य अकेडमी, कौन सा, साहित्य अकेडमी, जो कि 1954 की है। जैसे कि हमारी ललित कला अकेडमी थी 1954 की, सेम साहित्य अकेडमी भी है 1954 की। अब ये क्या करती है, साहित्य यानी कि प्रमोट करना, इंडिया की लैंग्वेज, लैंग्वेज को, उसके लिटरेचर्स को प्रमोट करने का काम करती है साहित्य कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी। और इसका आप क्या मतलब जानोगे, साहित्य मतलब लिटरेचर होता है, इसे इससे ये बन जाना था। फिर फोर्थ देखो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 1959 का है, 1959 का है, और इसका पर्पस है थिएटर, आर्ट्स, इन सबको प्रमोट करना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक्टिंग के कल्चर को प्रमोट करना, है ना। यहाँ से देखो बहुत अच्छे अच्छे जो एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी टाइप के लोग भी यहाँ से पढ़ के, यहाँ से एक्टिंग सीख के तक गए हैं, थिएटर पे काम करना, जो एक छोटे लेवल के थिएटर पे कैसे काम किया जाता था, तो उसको लेकर भी इन्होंने काम किया है। यहाँ पर से काफी बड़े बड़े जो है लोग, दिग्गज लोग यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं, यहाँ से एक्टिंग सीख के गए हुए हैं। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक है कि ललित कला एकेडमी का क्या है। आपका हो गया कला, ललित कला एकेडमी आपके स्कल्पचर हो गए, आर्ट हो गए, एग्जीबिशन हो गए, और नाटक के हो जाएंगे आपके, प्रमोट करना, डांस करना, ये सारी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है इंटरनेट के रिगार्डिंग जो कि सही है, करेक्ट है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेट आर करेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इट इज इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। क्या जो नेटवर्क है वो इंटरनेशनल लेवल तक चलता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये कोई इंट्रानेट की बात तो हो नहीं रही। इंटरनेट मतलब होता है इंट्रानेट, जो कि एक छोटी सी समूह पे या फिर छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है, उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही, तो इंटरनेशनल लेवल पे होगा, तो ए तो हमारा बिल्कुल सही है।
नाउ कम टू द बी पॉइंट। बी क्या बोल रहा है? द नेटवर्क आर मोस्टली प्राइवेट इन नेचर। क्या जो इंटरनेट है वो प्राइवेट नेचर का होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब बी तो हमारा गलत हो गया। अब बी किस किस में है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। लो भाई, हमारा आंसर आ गया ए सी डी। अब फिर भी हमें समझना है, समझो। देखो क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यस, बिकॉज इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बिकॉज ये इंटरनेट है। ठीक है। डी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज ओपन एंड इंटरनेशनल स्केल विच मेक इट डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हैकर एंड वायरस। बिल्कुल सही बात है कि ये इंटरनेशनल स्केल तक इसकी जो है चीजें ओपन खुली हुई हैं, और ये प्रोटेक्ट नहीं हो पाता है हैकर और वायरस से। क्योंकि यहाँ इसमें ना ये इंटरनेट है, इसमें कुछ भी चीजें आएंगी, आप देखोगे। अब ऐसा होता है कई बार, क्या होता है, हम अपने लैपटॉप हो गया या मोबाइल फोन में ना बहुत सी चीजें खोल के रखते हैं, ठीक है, और इंटरनेट है। कभी कभी आप देखते हो कि बीच में ऐसी ऐड आती हैं जो हमको डराने का काम करती हैं, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है हमारा फोन हैक हो गया, खराब हो गया, इस तरीके की। तो भाई क्यों, इंटरनेट है वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज भी, यानी कि ए सी डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अब देखो ई क्या बोल रहा है, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। केवल वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट है ये? नहीं, गलत। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि टिम बर्नर ली ने 1989 में जो बात बताई है, जो एक वेबसाइट दे दी, क्या ये केवल उसी का पार्ट है? क्या इसमें केवल वेबसाइट ही खुलती है इंटरनेट में? नहीं, इसमें आप कुछ भी देख सकते हो। आपको यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब देखो। आपको गेम खेलना है, गेम खेलो। आपको जो वट एवर, आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना? तो ये चीज है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए सी डी हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 के ऊपर। किसके ऊपर? 134 के ऊपर। अब यहाँ पे प्रिंसिपल दिए हुए हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो पहला क्या बोल रहा है? बैलेंस। बैलेंस मतलब बैलेंस, जो चीजें हैं वो बैलेंस में होनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल्स को समझते हैं यहाँ पे। क्या पहला होगा? द विजुअल फ्लो ऑफ एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज टू क्रिएट स्मूथ फ्लो फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। भाई स्मूथिलिटी तो रिदम को बताएगा, तो यानी सी का तो वन है। अब सी का वन ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 में है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड तो हमारा कट जाएगा, उसमें है नहीं। अब हमारे पास 1, 3, 4 यानी तीन ऑप्शन हम पे आ रहे हैं। अब देखो रिदम है यानी स्मूथ हो गया। अब देखो हम अगला पाठ पढ़ते हैं। गिव ए विजुअल वेट टू क्रिएट हार्मनी एंड स्टेबल कंपोजिशन, यानी कि स्टेबल हार्मोनी एंड कंपोजिशन। चलो ये समझ नहीं आया तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑल एलिमेंट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ विजुअल एलिमेंट प्लीजिंग अंडरस्टैंडेबल होल। बिल्कुल, सारे के सारे एलिमेंट एक साथ आते हैं, यूनिटी वाली बात हो रही है। तो इसलिए डी का तो फोर्थ हो जाएगा, डी का फोर होगा। डी का फोर किस किस में है? ऑप्शन नंबर 3 और 4 में। और ऑप्शन नंबर सेकंड तो हमारा कट चुका है, और फर्स्ट वाले में तो है ही नहीं डी का फोर। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो हमारे कट गए, अब बचे 3 और 4, इनमें से ही है आंसर। अब देखो क्या है, बैलेंस जो है, बैलेंस करना। और कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या लग रहा है? कॉन्ट्रास्ट में जो है वो हमारा आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट में हमारा आ जाएगा जहां पर विजुअल चीजें आती हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? लाइटिंग, ये सारी चीजें हम देखते हैं। हाईलाइट, और चीजों को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, कितना ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग वे में चीजों को बताया जा रहा है, उसे हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। तो बी का तो सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आ रहा है। लेकिन अब देखो पहले हम बैलेंस को भी समझ ले। बैलेंस मतलब होता है इक्वल वेटेज दिया जाना चाहिए। गिव्स विजुअल वेट टू क्रिएट हार्मनी, यानी कंपोजिशन, स्टेबल कंपोजिशन। यानी कि अगर आपने चार टॉफी इधर रखी तो चार टॉफी इधर भी रखो, तो दोनों का बैलेंस दिखाने के लिए। तो ये क्या हो गया आपका? ए का सेकंड हो गया। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 134 का क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब 135 देखो, 135 में हमसे पूछा जा रहा है कि अरेंज करो, ये मैगजीन दी हुई है नीचे, इसको अरेंज करो क्रोनोलॉजिकली वाइज, और जैसे कि कौन क्या आया, कौन पहला आया, कौन लास्ट आया, इस तरीके से। सबसे पहले क्या आया वो चीज देखो। देखो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, इसको आगे चल के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ये आपकी होमी वारावाला के द्वारा आई हुई है। ठीक है, वो इस मैगजीन के फाउंडर भी रह चुके हैं। होमी वारावाला, पता है ना, फोटोग्राफर रहे हैं, फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। तो हमने ये यूनिट सेकंड में पढ़ा हुआ है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के अंदर। तो अब हमें पता है, ये पूछ रहा है इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो इसको ही हम टाइम्स ऑफ वीकली भी बोलते हैं। एडिटर, इसका आगे चलकर नाम टाइम्स वीकली भी रखा गया, और टाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया रखा गया, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये आया कब था? ये था आपका 1880 का, और आगे 1923 में इसका नाम रीनेम हुआ है। ठीक है, इतना याद रखो। तो ए हो गया, ए सेकंड और थर्ड में।
ए सेकंड और थर्ड में फर्स्ट और फोर्थ तो आपके कट गए हैं। अब देखो अगला क्या है, अगला है आपका जो इंडिया टुडे है ना, इंडिया टुडे, ये आपका आया है 1975 में, ठीक है। आउटलुक जो है वो 1995 की है। और फिल्म फेयर जो है वो है आपका फिल्म फेयर, रुको, फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन जो है, फ्रंट लाइन, एक सेकेंड, फ्रंट लाइन जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड देख लेते हैं। ओके ये देखो, इलस्ट्रेटेड वीकली का जो ईयर है 1880 है, और फिल्म फेयर का 1952 है, ठीक है, क्या है 1952 है। और इंडिया टुडे का जो है वो 1975 है, फ्रंट लाइन का 84 है, आउटलुक का 1995 है, ठीक है, 1995 है। क्लियर हुआ? तो देखो इलस्ट्रेटेड वीकली का क्या है, इलस्ट्रेटेड वीकली का है आपका क्या, इलस्ट्रेटेड वीकली का है 1880, आगे चल के 1983 में ये 1923 में चेंज हुआ। फिर उसके बाद फिल्म फेयर 1952 का, इंडिया टुडे 1975 का, फ्रंट लाइन 1984 का, और जो आउटलुक है वो 1995 का, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या बनेगा, ADBEC, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर हो गया? अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 136 पे। अब यहाँ पे भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड मैजिक मल्टीप्लायर। हाँ, मास मीडिया को ही तो मैजिक मल्टीप्लायर कहते हैं। मैजिक मल्टीप्लायर वाली थ्योरी याद आई, जो कि आपकी सबसे पहले जो हमने थ्योरी पढ़ी थी मैजिक मल्टीप्लायर की, बुलेट वाली। मैं बुलेट लगा के, हेरोल्ड डी लॉसवेल की बुलेट लगा के इंसान के ऊपर हम खबर डाल देते हैं, ड्रिप लगा के उस पर खबर लगा देते हैं, तो वो तो उसको तो कहते हैं। अब सेकंड क्या ऑप्शन बोल रहा है, द येलो जर्नलिज्म टर्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है, मिर्च मसाला लगा के खबरों को देना। और इस टर्म को कॉइन इरविन वार्डमैन ने किया था, पॉपुलराइज्ड इस टर्म को पुलिट्जर ने किया था। लेकिन ये बोल रहा है कि एक ऐसी रेवलरी चीजें हैं जो कि टेलीविजन और नेटवर्क को डिस्क्राइब करने का काम करता है। नहीं, ये तो मिर्च लगा मसाला लगा के खबरों को बताने का काम कर रहा है। तो बी तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। तो बी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में है। अब हमारा ए तो है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड से ही आंसर बन गया ADE। लेकिन हमें आगे भी तो देखना होगा। अब देखो, द वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ अमेरिका एक प्राइवेट फंड फंड ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जो कि लॉन्च 1938 में हुआ था, नहीं 1942 में हुआ था। तो सी तो गलत होना ही था। अल जजीरा जो कतर बेस्ड एजेंसी है, ये 1996 की है, हाँ बिल्कुल सही बात है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो कि US की है, 1926 की है, हाँ ये भी ठीक है। तो ADE इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर 136 भी हमें क्या हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स को क्रोनोलॉजी वाइज में लगाना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब आया, क्या हुआ, वो चीजें देखनी है। देखो क्या बोल रहा है, गूगल टर्म, गूगल मीट, सॉरी गूगल मीट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, वेबएक्स हो गया, जूम हो गया, ये सारे के सारे कैसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जैसे मैं आपको अभी क्लासेस ले रही हूँ, मैं जूम से ले रही हूँ, ठीक है। तो जूम से जब मैं क्लासेस ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं पढ़ा पा रही हूँ। वेबएक्स में भी यही होता है। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जब आप ना कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे ना, काफी उसमें गूगल मीट की जगह वो माइक्रोसॉफ्ट टीम का बोलते हैं कि ये ऐप इंस्टॉल कर लो और इसके थ्रू जो है आप हमसे कनेक्ट करो और हम आपका इंटरव्यू लेंगे, तो इससे भी हो जाते हैं काम। तो ABCD, ई तो कोई ट्विटर है भाई, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोस्ट वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कहाँ पे आप लाइव आओगे, कहाँ पर कॉन्फ्रेंसिंग करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ABCD इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ? 137 क्लियर हुआ। अब 138 की तरफ आते हैं। देखो 138 बोल रहा है कि स्लीपर इफेक्ट को किसने डेवलप किया था, स्लीपर इफेक्ट ने धीरे धीरे इफेक्ट पड़ना, ये कार्ल हॉवलैंड की थ्योरी है, बिल्कुल सही बात है। अब जो बाकी ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जेम्स ई गुरिंग, ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी इन्होंने दी थी, यानी कि एक्सीलेंस थ्योरी इन्होंने दी है, याद रखना एक्सीलेंस थ्योरी इन्होंने दी है। माइकल डेविड माइकलसन, डेविड माइकलसन ने PR PR स्कॉलर हैं, ये पब्लिक रिलेशन स्कॉलर हैं। इन्होंने बहुत तरीके के इवेल्युएशंस बताए हैं पब्लिक रिलेशन में, किस तरीके की इवेल्युएशन होनी चाहिए। जैसे इवेल्युएशन बोलने का मतलब है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए पब्लिक रिलेशन का। देखो पहले होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, कैंपेन होना चाहिए, लिंक करना आना चाहिए, ये इसके मेन गोल हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं विल्बर स्क्रैम की, तो इन्होंने मास कम्युनिकेशन, जो हम ये
सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, मास कम्युनिकेशन, इसके ये फाउंडर रह चुके हैं। कौन? ये फादर कहलाए जाते हैं मास कम्युनिकेशन के थ्योरीज के। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लावा से पढ़ाई की हुई है। तो सोच लो, जो आज हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं ना मास कम्युनिकेशन, इसकी देन ये लेके कौन आए थे? विल्बर स्क्रैम लेके आए थे। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 139 क्वेश्चन। हु इज द फाउंडर ऑफ टाइम मैगजीन? कौन है? हेनरी लुइस ब्रिटन हैडन। कौन है हेनरी लुइस? यानी ऑप्शन नंबर वन, हेनरी लुइस ब्रिटन हैडन है। बेंजामिन फ्रैंकलिन तो हो ही नहीं सकते भाई, कहाँ से होंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन? अब देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर इन्वेंटर हैं। तो ये तो आपके पेनिनसुला या गजट के से संबंधित हुए ना, यानी 1729 के जो न्यूज़पेपर है उससे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो नहीं सकता था। और जो आपके ये अगला क्वेश्चन क्या है? ये रॉबर्ट डी ग्रीव और विलियम बोल्ट पता है ना, जो सबसे पहले न्यूज़पेपर लेके आए थे इंडिया में। और इनका जो न्यूज़पेपर था वो बाहर, दरवाजे के बाहर लिख देते थे, और काफी पॉपुलर नहीं रहा। हालांकि जेम्स अगस्टस हिकी का काफी पॉपुलर रहा, वो है बंगाल गजट, लेकिन इनका नहीं रहा था। कहे इनको भी पायनियर कहा जाता है। तो अब ये भी नहीं है भाई। वेनिस जो पैकार्ड है, ये एक क्रिटिक हैं, ऑथर हैं, और परसुएडर हैं। ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब वो पूछ रहा है वेब 2.0 में कौन कौन से पार्ट एक्सप्लेन होते हैं। देखो, स्टैटिक कंटेंट तो होगा नहीं। स्टैटिक कंटेंट क्या बोलते हैं? रुका हुआ कंटेंट, यानी कि वेब 1.0 की बात कर रहा है। तो ये तो होगा नहीं, सी ऑप्शन हट गया। अब नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग होगा, ए ऑप्शन। यूजर एडेड पॉसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पर अपने हिसाब से हम कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरेक्शन वे है, पर्सनलाइज्ड है। तो A B D E इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। सो आई होप मैंने अपना वादा पूरा निभाया है। मैंने पूरे के पूरे 140 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। आप इस सीरीज को देखो, इससे आपको मदद मिलेगी। और और जो है, आपको ऑल द बेस्ट आपके दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेकर। आई होप आप ये एग्जाम क्लियर करें, आपके पास JRF हो, आपके पास नेट हो, जिसको नेट चाहिए उनका नेट क्लियर हो, जिनको JRF चाहिए उनका JRF क्लियर हो। और ऑल द बेस्ट, लगे रहो ऐसे ही, मेहनत करते रहो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।